25 मई 2013 झीरम घाटी छत्तीसगढ़। नक्सलवाद की उस खूनी घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसमें न सिर्फ दर्जनों लोक सेवकों की जान गई, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक लापरवाही का पर्दाफाश भी किया, जिसने सुरक्षा बलों की चेतावनियों को अनसुना किया था। इस नरसंहार के जिम्मेदार सिर्फ नक्सली नहीं, बल्कि वो कांग्रेस भी थी, जिसने इस हिंसक विचारधारा को वर्षों तक अपनी नीतियों से पोषित किया। कांग्रेस के पास दो रास्ते थे, या तो नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना या राजनीतिक फायदे के लिए इसे बढ़ावा देना। उसने दूसरा रास्ता चुना। 1967 भारत में नक्सलवाद की शुरुआत। कांग्रेस की सरकारें इसे कभी निर्णायक रूप से कुचल नहीं पाई, क्योंकि वो गरीबों की आवाज कहकर वामपंथी वोट बैंक की राजनीति से इस हिंसा को जोड़ती थी। कांग्रेस ने इसे लॉ एंड ऑर्डर बताकर राज्यों पर डाल दिया, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों में उसकी ही सरकार थी। नक्सली बढ़ते गए और कांग्रेस की कभी भी सुरक्षा बलों को पूरी छूट देने की उसकी नीयत नहीं थी। मानवाधिकार के नाम पर कार्रवाई रोकी जाती रही, विकास योजनाएं सिर्फ कागज पर थी और भ्रष्टाचार से आदिवासी क्षेत्रों का भरोसा टूटता गया, जिसका फायदा नक्सलियों ने उठाया। पहले नक्सली बनावत रहे और बड़ी तबाह करत रहे हमरे के, और खाना पीना मांगत रहे और डर से दे देते रही खाना पीना। बहुत ही दर्शक में थे उस समय, तो पूरा फैला हुआ था ना नक्सली बेल्ट ही था, एरिया ही ऐसा था। 2004 से 2014 नक्सलवाद का चरम। इस दौर में नक्सली हिंसा चरम पर थी। यूपीए 1 और यूपीए 2 के 10 वर्षों में 16,000 से अधिक घटनाएं हुई, जिनमें हजारों नागरिक, सुरक्षाकर्मी और लोक सेवक मारे गए। 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के काफिले पर आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसमें 76 जवान शहीद हुए। इसके बाद 2013 में हुए झीरम घाटी हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 लोग मारे गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता महेंद्र कर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और कई विधायक मारे गए। कांग्रेस एक तरफ नक्सलियों के मरने पर दुख जताती रही, लेकिन इस हिंसा को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। नक्सल एरिया होत रहे, कोई भी पुलिस मन भी आवेले, सब डरत रहे। कोई हिया जल्दी पार्टी कर गौड़ है, पार्टी क्षेत्र नक्सली वाला एरिया है कह के सब आवे जाए ले, सब कोई डरत रहे। कोई हिया कोई चीज कर सुविधा नहीं रहे। यहाँ घोल नक्सल क्षेत्र था, नक्सलवाद पूरा था। स्कूल में आके बच्चा कभी मांग करता था, रात को यहाँ ठहरबो करता था, खाना खिलाना पड़ता था। नक्सलवाद का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक क्षेत्रवाद का होता है। वो किसी क्षेत्र की मुद्दे को लेकर लोगों को भटकाते हैं। वो लोगों को और वहाँ की जनता को ऐसा दिखाना चाहते हैं या ऐसा वो महसूस कराते हैं कि उनकी ओर से वो लड़ रहे हैं, जबकि जस्ट ये विपरीत होता है। वो उनकी ओर से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उनको दिग्भ्रमित करते हैं और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोगों के लिए विकास और अन्य जो गतिविधि होना चाहिए वो सभी चीज़ें रुक जाती हैं इनकी उपस्थिति के कारण। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब पहली बार नक्सलवाद को आंतरिक युद्ध मानकर उससे निपटने की रणनीति बनाई गई। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं, नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर तेलंगाना की सीमा तक, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से झारखंड के सिंहभूम तक एक लाल आतंक का जाल बिछाया था। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम है। देश की सबसे बड़ी एंटी माओवादी मुहिम शुरू हुई। इसका संकल्प बस एक है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत। इसके लिए सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो, C-64,
डीआरजी और बस्तर फाइटर्स को सबसे खतरनाक इलाकों में उतारा गया। कुर्रा गुटल्लू की 1040 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर 288 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नक्सल मुक्त किया गया। पूरी दुनिया को संदेश गया कि भारत नक्सलवाद मुक्ति अभियान से पीछे नहीं हटेगा। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा समेत कई जिलों में एक के बाद एक टॉप कमांडर ढेर किए गए। कई क्षेत्रों में पूरा माओवादी कमांड ढांचा ध्वस्त कर दिया। साल 2024 में 235 माओवादी और 2025 में अब तक 176 माओवादियों को ढेर किया जा चुका है। नक्सलवाद से निपटना चुनौतीपूर्ण तो है, जैसे कि कुछ वर्ष पहले काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हमारा विकास का कार्य और जो हमारी पहुंच है वहाँ तक नहीं पहुंच पाई थी, तब चुनौती ज़्यादा था। किंतु आज की परिस्थिति में देखा जाए तो ये चुनौती अब उतना नहीं है, क्योंकि विकास के कार्य बहुत हुए हैं, कैंप भी खुले हैं, लोगों से संपर्क भी हुआ है। लोगों को जो नक्सलियों के खोखली विचारधारा है उसके बारे में अच्छे से समझाया गया है। लोगों को समझ आने लग गया है कि नक्सलवाद वाकई में एक खोखली विचारधारा है, लोगों को जो भटकाता है विकास कार्यों से, शिक्षा से, और उनके जो बच्चे हैं जिनका भविष्य आने वाला है उनके लिए भी ये अवरुद्ध करता है उनके विकास कार्यों में। ये लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, पुनर्वास और विकास से भी लड़ी जा रही है। मोदी सरकार की 2025 आत्मसमर्पण नीति के तहत जो माओवादी आत्मसमर्पण करते हैं उनके लिए इस योजना के द्वारा 5 लाख तक का अनुदान, स्किल ट्रेनिंग वाउचर, जमीन का हक या 2 लाख, AK-47 सरेंडर पर 4 लाख, LMG पर 5 लाख, कमांडर रैंक पर 3 से 12 लाख तक इनाम, मृत पीड़ित के परिजनों को 10 लाख, घायल को 5 लाख, शादी के लिए 1 लाख सहायता और प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देकर उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। सिलेंडर हुआ तो हमको ऊपर से नोटिस आया थाना तरफ से कि गणेश वाला सिलेंडर करो, तो वही नोटिस द्वारा हम संपर्क हुआ। तो हमको गुमराह में करना था, तो हमको उतना जानकारी नहीं हुआ हम सिलेंडर की हम सिंधगा में। अभी हम लोग को बहुत अच्छा हुआ, हम लोग सिलेंडर हुए। अभी हमको सभी अफसर बोल रहा है कि जो बच्चा को जो जिंदगी बहुत अच्छा हुआ है सिलेंडर की, हम बोल रहा है सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है। हमारे वही एरिया कमांडर के रूप से हमको है 2 लाख। हम लोग के पास सिर्फ एक रेडियो रहता था और दूसरा जहाँ पेपर मिलने का सुविधा था पेपर मंगाते थे। उसी पेपर के माध्यम से हम लोग पढ़ के इस पर जानकारी हासिल होता था बार बार। सिलेंडर पॉलिसी इस तरह से ऐसा है, ऐसा मिलेगा, जमीन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, बहुत तरह का मैंने जो पॉलिसी जो है उसको देख के हम लोग धीरे धीरे उसमें भी कुछ ना कुछ प्रभावित हम लोग हुए। उसके बाद में कई थाना से या तो फिर जिला से अभियान SP हो या SP सबको हमने घर परिवार में जाकर हम लोग संपर्क करने का प्रयास किया, परिवार से बातचीत करके। तो परिवार वाला लोगों ने भी हम लोग सब मैंने प्रयास किया, मैंने संपर्क करने के लिए, बात करने के लिए। इस तरह से मामला आया। उस समय सिमडेगा जिला के SP थे राजू रंजन और गुमला में थे पवन कुमार सिंह। तो हमने उन लोग के माध्यम से झारखंड के DGP DK पांडे के पास में संपर्क किए थे। नतीजतन नक्सली क्षेत्रों में अब सड़कें, मोबाइल टावर, स्कूल और अस्पताल खुल रहे हैं। 2000 किलोमीटर सड़कें, 350 मोबाइल टावर, 4500 से ज्यादा आदिवासी महिलाएं TRI FED से जुड़ी। गढ़चिरौली स्टील हब में 25% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने जैसे कार्यों से विकास और विश्वास दोनों बढ़ा है। मोदी सरकार अलग से खन से वही नक्सली मन भी नहीं बंद कर दिला और सुख शांति से जिए थी। जब मोदी सरकार आया तब तो हम लोग सुरक्षित हैं
और हमारा बच्चा स्कूल भी जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। नहीं, अभी तो डर भय नहीं है रहने के लिए। जब अब फोर्स कैंप बन गया, यहाँ से थोड़ा डर मिट गया है। अभी कोई दिक्कत नहीं आने जाने में। सारे रात 24 कैंप 2-2 खुल गए और मतलब आने जाने 24 घंटा खुला है। रात को भी 12-1 बजे तक आना जाना कर ही रहे लोग। शांति तो है। अब मान लो कि शिक्षा भी है, अब स्कूल में अच्छा पढ़ाई भी होता है बच्चे लोग का। अब रोड भी देखो तो रोड भी ठीक ठाक है और जल का समस्या, पानी भी हम बहुत दूर से लाते थे, पानी भी पास में हो गई है, घर घर आ रही है। डबल इंजन का सरकार बना है, तब से अच्छी राहत है। वास्ते एखन मोदी इतना बढ़िया काम कर रहे कि मोदी के हम धन्यवाद करत थी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 में जहां 126 नक्सल प्रभावित जिले थे, अब ये सिर्फ 18 बचे हैं। गंभीर रूप से प्रभावित जिले 35 से घटकर 6 रह गए हैं। 2000 से अधिक नक्सली मारे गए और उनके आत्मसमर्पण में भारी वृद्धि हुई। 2014 में 928 और 2025 के पहले 4 महीनों में 718 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया। एक पुरानी कहावत है कि सुबह का भूला शाम को और घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। उसी तरह जो नक्सली रहते हैं आखिर गांव के ही हैं, पैदा गांव में होते हैं, बड़े गांव में होते हैं, किन्हीं कारणवश किसी के बहकावे में आके नक्सली बन जाते हैं। 2 साल 4 साल बाद जब वो आते हैं तो गाँव उन्हें सहज स्वीकार करता है। फिर गवर्नमेंट की जो नीतियाँ, पुनर्वास नीति आ गई, उससे उनको पहले जैसे जीवन मिलता है। आपको मालूम होगा यहाँ कुछ नक्सली हैं जो आज थानेदार बन चुके हैं बीजापुर साइड में, और यहाँ कोया बटालियन बनाई गई थी और भी जो बटालियन में थे वो समर्पित नक्सली हैं। 2025 में जो आत्मसमर्पण और समर्पण नीति में जो बदलाव सरकार ने किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि इसके पहले जो समर्पण नीति थी उसमें कुछ तो कमी रही होगी कि छत्तीसगढ़ के भी माओवादी तेलंगाना में और महाराष्ट्र में जाकर समर्पण करते थे। और निश्चित ही तौर पर जिस तरह से सरकार ने आगे कदम बढ़ाकर अपनी समर्पण नीति पर बहुत नए तरीके के बदलाव किए, वो बदलाव जो सरेंडर करने वाले माओवादियों के जीवन में निश्चित ही तौर पर बड़ा बदलाव लाएंगे। 14 मई 2025 को कुर्रागुटल्लू हिल्स ऑपरेशन में 31 कुख्यात नक्सली मारे गए, जो नक्सलवाद के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत है। आज किलेबंद पुलिस स्टेशनों की संख्या 2014 के 66 के आंकड़ों से बढ़कर 555 हो गई है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, पुनर्निर्माण है। सुरक्षा के साथ साथ विश्वास की वापसी का वो संकल्प है जहां भारत नक्सलवाद मुक्त होने की ओर बढ़ चुका है।